हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग पार्ट 4 शुरू करेंगे। तो पार्ट 4 शुरू करने से पहले हमने देखा ना पार्ट 1 2। पहले इसके पहले हमने 3 पार्ट देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। फिर हमने देखा कि ब्रिटिश के टाइम में हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही, फिर 2008 तक कैसी रही, 2008 के बाद कैसी हुई। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट का टॉपिक कवर था। फिर हमने ये भी देखा था कि कोविड में क्या क्या हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ। तो उसका आधा हिस्सा जो हमने पार्ट 3 में कवर कर लिया था। जो लास्ट का पॉइंट बचा है यहाँ पे कि कोविड के बाद हमने हमारे इकोनॉमी को कैसे रिकवर किया, वो हम इस पार्ट में अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक रिकवरी डायनेमिज्म पोस्ट कोविड 19। मतलब कोविड के बाद हमने हमारी इकोनॉमी को कैसे रिकवर कर लिया, कैसे उसकी ग्रोथ को फिर से हासिल कर लिया। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शंस इंडिया हैड वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट रिसेशंस with GDP contracting by as much as 23.8% in the first quarter of 2020 to 21। तो कह रहे हैं कि जो पहली वेव आई थी ना हमारी इन्फेक्शन की, कोरोना की। अब वेव का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, सिंपली कि मान लीजिए एक नेचुरल पैटर्न होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या फिर एक ऐसा टाइम बोल सकते हैं आप कि जिसके दौरान सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही पहली वेव आई थी हमारी। तब क्या हुआ ना, हमारे भारत में जितने भी पूरे विश्व में रिसेशन चल रहा था, रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी चल रही थी ना, उसमें हमारा भारत भी एक था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जीडीपी जो है वो गिर गई, गिर के कितनी हो गई, 23.8% इतनी हो गई थी पहले क्वार्टर में। क्वार्टर कौन सा था, 2020-21 का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात समझने वाली है सबसे पहले कि रिसेशन, हमारे इंडिया में रिसेशन आया था। मतलब रिसेशन मतलब होता है कि आर्थिक मंदी, जिसके दौरान क्या होता है ना कि आपकी बिजनेसेस ठप हो जाती है, या आप मान सकते हैं इसे अगर हिंदी में बोले तो सामान्य आर्थिक गति जो होती है ना आपकी, मतलब रेगुलर फाइनेंशियल आपकी जो ग्रोथ होती है वो गिर जाती है, कम हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों की नौकरियां जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है ना। तो ये होता है रिसेशन में। रिसेशन बढ़ गया, जीडीपी कम हो गई। कौन से क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में। जब हमने देखा 19 के 2019 के लास्ट में, दिसंबर 2019 में कोविड की शुरुआत हुई थी, तो क्वार्टर कौन सा था, 2020-21 का जो पहला क्वार्टर था। हर एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, आपको पता होगा। हमारे बैंक में भी हम क्वार्टरली करते हैं ना, रिवाइज करते हैं क्वार्टरली, जो भी अपना ऑडिट होता है वो करते हैं। क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। कितने, 4 क्वार्टर होते हैं। A gradual recovery gained traction in the second half of the year, resulting in a substantially less severe contraction of 6.6% for the entire fiscal year। तो बोल रहा है कि फिर हमने क्या किया ना, ग्रेजुअल रिकवरी कर ली। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमने रिकवरी करना शुरू कर दिया। जो रिकवरी ने क्या किया, फिर स्पीड ले लिया। कब स्पीड लिया, जो हमारा साल का सेकेंड हाफ मतलब ये होता है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 होता है फर्स्ट हाफ, और तीसरे और चौथे क्वार्टर को हम बोलते हैं सेकेंड हाफ। तो तीसरे और चौथे क्वार्टर में हमने क्या कर लिया, हमने स्पीड लेना शुरू कर दिया, ग्रोथ करना शुरू कर दिया। कितना था वो, क्वार्टर तीसरे क्वार्टर में था 0.7% और चौथे क्वार्टर में था 2.5%। तो हमने धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया। फिर आगे इन्होंने कहा है कि क्या हुआ ना कि हमारी जो जीडीपी में घटाव हुआ था, जीडीपी में जो गिरावट हुई थी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर बढ़ के कितना हो गया, जीडीपी हमारा 6.6% हो गया ना, 6.6% हो गया। अगर हम पूरे फिजिकल ईयर की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें, प्लेसिंग इंडिया इन अ रिलेटिवली बेटर पोजिशन अमॉन्ग द G20 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एनुअल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2020। तो क्या हो ना कि हमारा इंडिया जो है अब अपने आप को रिकवर करने लगा था। तो जितने भी G20 कंट्रीज होते हैं ना, G20 क्या है ना, ये एक आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक कोऑपरेशन होता है फ्रेंड्स। जिसमें क्या होता है ना, हमारे जितने भी ग्लोबल आर्किटेक्चर है ना, ये उसको शेप देता है, उसको गाइड करता है, एक मजबूत बनाता है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे जो मेजर इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उसमें भी ये क्या करता है ना, एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे निभाता है। तो इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज थे ना, उसमें उनके जीडीपी में जो ग्रोथ हुआ था ना, उसके कंपैरिजन में हमारी इंडिया में जो जीडीपी में हमने ग्रोथ हासिल कर ली थी, वो एक अच्छी पोजीशन पे था हमारा इंडिया। अच्छी खासी ग्रोथ हम लोगों ने हासिल कर रखी थी।
तो आगे उन्होंने बोला है रिगार्डलेस ऑफ द सेकेंड वेव। फिर सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव में क्या हुआ, द इकोनॉमीज रिकवरी इन 2021 टू 22 हैज बीन आउटस्टैंडिंग। लेकिन दूसरी वेव आने के बाद भी हमने अच्छा खासा अपने आप को रिकवर कर लिया था विद द एब ऑफ सेकेंड वेव। एब मतलब कम होना है ना। सेकेंड वेव में क्या हुआ, इन्फेक्शन जो था लोगों को, कोरोना जो था उसकी जो इन्फेक्टेड नंबर ऑफ लोग थे वो कम हो गए। With the ebb of the second wave, economic activity rebounded fast in June 21 and remained persistent, indicating a steady recovery through October 2021। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे कि सेकंड वेव आ गई। फिर सेकंड वेव में हम लोगों को इतना भी नुकसान नहीं हुआ जितने कि पहली फेज में हुआ था। क्या हुआ ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिबाउंडेड फास्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी ने अपने आप को संभाल लिया, लोग घर से बाहर निकलने लगे, कंपनी चलने लगी, तो अपने आप हम लोगों ने रिबाउंड कर लिया, रिबाउंस कर लिया, अपने आप को अपने आप की ग्रोथ जो है वो बढ़ा ली। 2000 जून 2021 की बात है, जो आगे चल के कंटिन्यू रही है ना। परसिस्टेंट मतलब आगे भी हमारी ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती रही, इंडिकेटिंग अ स्टेडी रिकवरी थ्रू अक्टूबर 2021। जून से लेके 2021 जून से लेके 2021 अक्टूबर तक हमारी ग्रोथ जो थी वो काफी अच्छी रही। कोल एंड सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस फॉलोड बाय द थर्ड वेव इन जनवरी 2022 लेड इन अ रिडक्शन इन मोमेंटम बिगिनिंग इन नवंबर 2021। फिर क्या हुआ कि तीसरी वेव शुरू होने से पहले हमारे भारत में क्या हुआ कि कोल और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई। कोल आपको पता है कोयला, सेमीकंडक्टर चिप मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा चिप जैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी बार ऐसे उस पे लगे, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना उसमें इस चिप को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे 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 वहां पे लाइंस लगे हुए होते हैं, हरा रंग का होता है ना ये। तो सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है ना कि एक बार ये बता दूं कि ये शॉर्टेज क्यों आई थी यहाँ पे। क्या होता है ना कि कोरोना में आपको सबको पता है, हम लोग घर पे बैठे हुए थे। तो क्या होता है ना, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, वक्त भी नहीं कटता था। तो लोगों ने ज्यादातर क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं ना उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कि फोन हो गया, या लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, टैब हो गया, क्या करेंगे घर में बैठ के ना। तो इन सब का यूज उन्होंने बढ़ा लिया। अब सेमीकंडक्टर का यूज जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन डिवाइसेस की डिमांड जो है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आ गई। फिर क्या हुआ, ये 2000 तीसरी वेव शुरू होने से पहले हमारे देश में कोयले और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई, फॉलोड बाय द थर्ड वेव। हाँ, फिर थर्ड वेव आ गया, लेड इन अ रिडक्शन इन मोमेंटम बिगिनिंग इन नवंबर 2021। फिर जो ग्रोथ यहाँ पे हमने हासिल कर रखी थी ना दूसरे वेव में, वो धीरे धीरे कम हो गई। रूरल डिमांड इन पर्टिकुलर ड्रॉप्ड आफ्टर द सेकेंड वेव बट अर्बन डिमांड रिबाउंडेड। फिर क्या हुआ कि जो हमारे ग्रामीण लोगों में लोगों ने डिमांड कर रखी थी ना सेकेंड फेज में, वो क्या हुई कि उनकी बढ़ गई। अभी जाहिर सी बात है, हमने देखा कि सबसे पहले कोविड कहाँ में आया था, शहरों में आया था, है ना। चाइना से या किसी इंटरनेट से दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पे कोरोना को लेके आए। फिर सबसे पहली फेज में क्या हुआ, जितने लोग शहरों में रहते थे उनको वो इन्फेक्टेड हो गए, उनको कोविड हो गया। फिर जब वो शहरों से अपने गांव जाने लगे, फिर गांव के लोगों को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सबसे पहली फेज में शहरों के लोग जो थे ना वो काफी हद तक पॉजिटिव थे, और सेकंड फेज में हमारे गांव के लोग ज्यादा पॉजिटिव थे। तो क्या हुआ कि सेकंड फेज में जो रूरल लोग थे ना उनकी डिमांड कम हो गई, लेकिन अर्बन लोगों की बढ़ गई ना। उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया होगा या जो भी उनके रीजन होंगे जिसकी वजह से वो बढ़ गई। Contagion from Russia-Ukraine conflict impeded activities beginning in March 2022, eroding and delaying the recovery। फिर क्या हुआ कि कंटेजन मतलब हाथ छूने से या कोई ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है। रशिया से हमें को ऐसी वो ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिल गए। यूक्रेन के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनकी वजह से इनका एक निगेटिव, इन सारी चीजों का एक नकारात्मक प्रभाव हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, जिसकी वजह से हमने जितनी भी ग्रोथ हासिल कर रखी थी वो खत्म हो गई, या आप बोल सकते हो कि जो हम रिकवर कर सकते थे वो हम लोग क्या हो गए ना, डिले हो गए। हमारी जो ग्रोथ है वो डिले हो गई। आगे बोल रखे द कोविड-19 पैंडेमिक डिस्टर्बेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स एज वेल एज अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी थ्रू मास लॉकडाउन्स, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन इन परमानेंट डिमांड। अब कोविड का कैसे कैसे इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स बंद हो गई, लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, शिपिंग बंद हो गया। अगर चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो शिपिंग बिजनेसेस भी बंद हो गए, लॉजिस्टिक्स भी बंद। लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे हमने देखा ना कि फ्लाइट से या रेलवे से जो चीजों की यहाँ से वहाँ लेके जाना,
ये सारे क्या हो गए ना, ये सारे बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफी अच्छा झटका लगा इसका। और इसके साथ साथ क्या था, मास लॉकडाउन है ना, हर एक जगह पे लॉकडाउन थे, लॉस ऑफ लाइफ था, लोगों की मौत हो रही थी, डिस्ट्रक्शन इन परमानेंट डिमांड, लोगों को पता नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो जो परमानेंट डिमांड थी इन्वेस्टमेंट में थी या और किसी चीजों में थी, वो सारी बंद हो गई। According to the provisional estimates of annual national income 2021-22, GDP growth in 21-22 at constant prices in the year 21-22 is estimated to attain a level of rupees 147.36 lakh करोड़। तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो लाइन मैंने यहाँ से पढ़ा है अभी, यहाँ से लेके जिस पैराग्राफ की लास्ट आगे दो लाइन है, ये डेटा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका हिस्ट्री का डेटा है, आपको हिस्ट्री का डेटा कभी नहीं पूछता है, जो मैंने बार बार आपको बताती रहती हूँ। बस यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे हमने अपने इकोनॉमी को रिकवर कर लिया, क्योंकि ये कोविड का जो इफेक्ट है ना हमारी इंडियन इकोनॉमी में, काफी हद तक निगेटिव था। हमने देखा ग्राफ में लास्ट चैप्टर में कि कैसे हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी गिर गई थी। जो तीन बड़े बड़े शॉक्स लगे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा कोविड में हुआ था। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो 21-22 की जीडीपी ग्रोथ थी हमारी, उसको अगर हम 2011-12 की जीडीपी प्राइस से कंपेयर कर ले तो वो कम हो गई थी। कितनी हो गई थी वो, 147.36 लाख करोड़ हो गई थी। सपोर्टेड बाय, यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सपोर्टेड बाय लो बेस, इकोनॉमी रिकवर्ड हैंडसमली इन 2021-22। फिर क्या हुआ, हमने अच्छा खासा सपोर्ट कर लिया और 2021-22 में हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी रिकवर हो गई। इकोनॉमी एक्सपांडेड बाय 20.1%, 8.4%, 5.4% एंड 4.1% इन Q1, 2, 3 एंड 4 ऑफ 2021-22 रिस्पेक्टिवली। अब 2021-22 की जो 4 क्वार्टर थे ना, Q1, Q2, Q3 और Q4, इसमें क्या हुआ, हमारी जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ गई। कितनी हो गई, पहले क्वार्टर में 20.1 हो गए, दूसरे में 8.4%, तीसरे में 5.4% और चौथे में हो गई 4.1%। मतलब अच्छा खासा हमने रिकवर कर लिया था अपने आप को। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि द ग्रोथ इन द जीडीपी ड्यूरिंग 2021-22 is estimated at 8.7% as compared to contraction of 6.6% in 2020-21। तो बोल रहे हैं कि 2020-21 में जो हमारी ग्रोथ थी कितनी थी, वो 6.6% थी और 21-22 में कितनी थी, वो 8.7% थी, मतलब यहाँ पे बढ़ गई थी। फिर नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन द ईयर 2021-22 क्या हुई, इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ रुपीज 236.65 lakh, rupees 236.65 lakh crore as against rupees 198.01 lakh crore in 2020-21, showing a growth rate of 19.5%। तो यहाँ पे बोल रही है जो फ्रेंड्स है, नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस, से जीडीपी के टाइप है। जीडीपी में हमारा एक अलग सेपरेट चैप्टर है जिसपे हम लोग जीडीपी को इन डिटेल में हम लोग समझेंगे, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो इन दो टर्म्स को हम वहीं पे देखेंगे। तो 2021-22 में जो ये जीडीपी के टाइप है, उनमें यहाँ पे थोड़ी सी आप बोल सकते हैं गिरावट यहाँ को देखने को यहाँ पे हमें मिली। सॉरी, गिरावट नहीं, 2020-21 में कितना था 198.01, 2021-22 में बढ़ गया 236.65 हो गया। द प्री कोविड ट्रेंड ग्रोथ रेट इज 6.6%। तो कोविड शुरू होने से पहले हमारे एवरेज ग्रोथ कितनी हुआ करती थी, 6.6% हुआ करती थी। यूजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ 6.6% फॉर 2021, 8.9% फॉर 21-22 and 7.2% for 22-23 and 7.5 beyond that, RBI has predicted that India to offset COVID-19 losses in 2034 to 35। कह रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा मतलब है कि जो ये ग्रोथ रेट का ट्रेंड है ना यहाँ पे 6.6%, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 6.6% हुआ 20-21 में, फिर 21-22 में हुआ 8.9%, फिर 22-23 में हुआ 7.2%, और उसके आगे फिर कितना हुआ 7.5%। ये क्या है, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसको नजर में रखते हुए जो आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि हमारा इंडिया जो है ना, जो कोविड की वजह से हमें जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हमें कितना वक्त लगेगा, 2034-35 तक का टाइम लगेगा। मतलब एवरेज कितना, 12 साल का टाइम हमें लगने वाला है, ताकि जितना भी हमारा नुकसान हुआ है कोविड में उसे हम लोग रिकवर कर सके।
चलिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है। स्ट्रक्चरल चेंज refers to the fundamental changes that have occurred in the critical components of the Indian economy over the time। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती है, महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं जिसका हमारी इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे पॉजिटिव बोलिए चाहे निगेटिव बोलिए, ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इंडियन इकोनॉमी। जैसे हमने देखा ना कि कैसी कैसी बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा, तो 1991 की हमारी एलपीजी पॉलिसी हुई, फिर कोविड हुआ, इन सारी चीजों ने, ये सारी क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, इन्होंने अच्छा खासा एक इम्पैक्ट यहाँ पे डाला हुआ है। एक और अगर घरेलू एग्जांपल में दे दूं कि अगर किसी को आपकी फैमिली में किसी की शादी होती है, मान लीजिए कोई जेंट्स की शादी होती है, तो घर में नई नई दुल्हन आती है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है ना। आपके घर में एक कंपोनेंट बढ़ गया, एक मेंबर बढ़ गया है, तो क्या हुआ, आपकी एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है ना, आपकी फैमिली मतलब यहाँ से आपकी लाइफ बदल रही है। आगे बोल रहे दी प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डिक्रीजेस ओवर टाइम व्हाइल द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इंक्रीजेस। तो जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम जो डायरेक्टली हम प्रकृति के साथ करते हैं, ऐसी चीजें जो प्रकृति हमें देती है, हम नहीं बनाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे कम हो गया, डिक्रीज हो गया, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का बढ़ गया। ये चैप्टर नंबर 2 में आपका स्पेशल इसी पे है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे आप बेसिक समझ लीजिए कि सेकेंडरी मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में से जितने भी रॉ मटेरियल्स निकलता है उसको हम लोग फैक्ट्री में ले जाके उस पर प्रोसेस कराते हैं, उस पर वैल्यू एडिशन कराते हैं, कुछ एडिशन उसमें कराते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट निकलता है उससे हम सेकेंडरी मार्केट, उसे हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्टर से आता है। मतलब मान लीजिए खेत में से हमने गन्ना लेके गए, फैक्ट्री में इस पे प्रोसेस किया, शुगर बनाई और शुगर को बेचा, यहाँ पे क्या होगा ना, शुगर बनाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है सेकेंडरी सेक्टर में। आगे होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर, जैसे हमारा बैंकिंग, हॉस्पिटल हो गया, टीचिंग हो गया, ये क्या करते हैं, यहाँ पे गुड्स नहीं बेचे जाते, यहाँ पे सर्विस दी जाती है, जिसे बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर। In the long run, the tertiary sector surpasses the secondary sector as the major contributor to GDP। तो बोल रहे हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, इसने सेकेंडरी सेक्टर को पीछे डाल दिया है, खुद आके निकल गया है कि किसके लिए, कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, अभी टर्शरी सेक्टर का है। ये एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं कि सबसे पहले टर्शरी सेक्टर आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर एग्रीकल्चर आता है। Agriculture's share of GDP has steadily declined from 26.9% in 1990 to 21.6% in 2000, and the decline has continued to 17.8% in 2010 and 17.7% in 19, owing to service-led growth in India। तो सिंपल सा मतलब है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है हमारा, वो अगर हम इवेंचुअली बात करें तो एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो घट गया। 2090 में कितना था, 26.9% था। फिर 2000 में कितना हुआ है, 21.6% गिरावट हो गई। फिर क्या हुआ, 2010 में कितना था, 17.8% था। फिर 2019 में कितना हुआ, 17.7%। मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है, इसका जो डोमिनेंस है, इसका जो प्रभुत्व है वो कम हो रहा है। आगे इन्होंने बोल रखा है the onset of the pandemic has increased the primary sector's contribution to the economy as agriculture was the only sector allowed to function smoothly during the economic lockdown। अब क्या हुआ कि जब कोरोना हुआ था ना, तो सभी सेक्टर्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ऐसा था जो बच गया था ना, अपने आप को उसने बचा लिया था, स्मूथली वो क्या हो रहा था, रन हो रहा था। जैसे हमने देखा ना, हमारे रिलेटिव जो घर पे गाँव पे थे, वो लोग अपनी जिंदगी अच्छी खासी जी रहे थे, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इन 2020 to 21 the services sector contributed 60.9% of the economy, followed by the secondary sector जिसका कितना था, 19.8%, एंड द थर्ड आता है प्राइमरी सेक्टर जिसका था 20.1%। तो क्या हुआ कि अगर हम 2020-21 की बात करें तो इसमें सबसे 2020-21 की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो किसका था, सर्विसेज सेक्टर का था। कहाँ पे, यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर का कितना था, 60.9%। फिर दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी सेक्टर, उसका कितना था, 19.8%। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर जिसका था 20.1%। तो पहले आता है सर्विसेज सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर प्राइमरी सेक्टर। एंड इम्पेरिकल
Examination of the nature and causes of structural change in the Indian economy reveals that the services sector drives the industry and the overall economy and the यहाँ पे देख यहाँ तक देख लेते हैं पहले कि कहने का मतलब है कि अभी तक जितने भी हमने देखा ना 1 2 3 4 पार्ट्स में, जैसे कि कोविड हो गया, कोविड या फिर आप बोल सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसी, ये जितने सारी पॉलिसीज है इनका एक इम्पैक्ट यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे हमें ये देखने को मिला। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बढ़ गया। और हमारी अब इकोनॉमी क्या है ना, हमारी इकोनॉमी है सर्विस लेड इकोनॉमी है ना, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किसका होता है, सर्विसेज सेक्टर का होता है। इट ड्राइव्स द इंडस्ट्री, हाँ ये चलाता है हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को। एंड द सेक्टर्स ग्रोथ एंड डोमिनेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इस सेक्टर में भी क्या होता है ना कि ये सेक्टर भी अफेक्ट होता है, किसकी वजह से, कि जो फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप बोलो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल की, अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय लेवल की, तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक होता है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक होता है इंटरनल फैक्टर्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब अभी जो गोल्ड रेट है ना आपके, कितने है गोल्ड रेट, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1.5 है ना, 1.5 लाख या अराउंड 1,60,000 अराउंड कुछ गोल्ड के रेट है। अगर हम चाहे भी तो इस रेट को हम कम नहीं कर सकते या बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये जो चीज है ना गोल्ड रेट को बढ़ाना, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इशू है। एक काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो सोने के रेट है वो बनते हैं। अभी इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है ना, इंटरनल फैक्टर जो अभी हम डिमांड कर रहे हैं ना, 5 डेज बैंकिंग दे दो हमें, लेकिन गवर्नमेंट दे नहीं रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो हमें 5 डेज बैंकिंग दे सकती है, दे सकती है ना। ये हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर्स। तो काफी सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेपरेट चैप्टर से हर एक यहाँ पे, फिर भी मैं एक बेसिक यहाँ पे बता दूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। कोई भी फॉरेनर या किसी भी दूसरे देश का आदमी जब हमारी इंडिया की कंपनी में शेयर पैसे लगाता है, शेयर खरीदता है, कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आगे की एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसमें यहाँ पे एक टर्म, ये टर्म जो है वो डिटेल में यहाँ पे हम इतना ही समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई फॉरेन का आदमी जब हमारी इंडिया की कंपनी में पैसे लगाता है तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैकमिलन की बुक से है ये, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे इसे। तो पहला क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज मैक्सिमम टू द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर के, हमने अभी देखा कि टर्शरी सेक्टर। फिर सेकंड क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेसिंग पावर इंडिया इज रैंक्ड, कितना नंबर पे था, हमने देखा ना परचेसिंग पावर पैरिटी, मैंने एप्पल का एग्जांपल भी दिया था आपको, साथ साथ में आलू का भी दिया था। कितना है ये, थर्ड नंबर पे है ना, थर्ड नंबर पे। एज पर द एंगस मेडिसन डेटाबेस इंडिया शेयर टू ग्लोबल जीडीपी वॉज, पार्ट 1 का लाइन पहला है, कितना है 23%। चौथा क्वेश्चन है एज पर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडियन इकोनॉमी इज दिस मच दिस इकोनॉमी। तो कौन सी इकोनॉमी हमारी इंडियन इकोनॉमी, लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी। तो ये आपके मैकमिलन की बुक से कुछ क्वेश्चंस थे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि हिस्ट्री है, फिर भी 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि कोविड के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी कैसी रही। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि पहली फेज में हमारा काफी अच्छा, इतना अच्छा आउटपुट नहीं था, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि आर्थिक मंदी आ गई। फिर धीरे 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 हमने क्या किया कि ग्रेजुअल रिकवरी हासिल कर ली, जो क्वार्टर 3 और 4 में हमने अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया था। फिर जो हमारे एवरेज ग्रोथ रेट वो 6.6% हुआ, जिसकी वजह से हम जितनी भी G20 कंट्रीज होती है उसमें हम लोग कहते हैं एक बेटर पोजिशन पे थे। फिर क्या हुआ, सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि हम लोग क्या है उसको यूज टू हो गए थे, हम लोगों को पता चल गई थी कि कैसे अपने आप को बचाना है। फिर क्या हुआ कि सेकेंड वेव में क्या हुआ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो अच्छे खासी बढ़ गई थी, ग्रोथ बढ़ गई थी, जो कि आगे भी कंटिन्यू रही। लेकिन क्या हुआ कि फिर आगे कोल और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस हो गई, उसके बाद फिर तीसरी वेव आ गई, जिसका रिजल्ट हमारी जीडीपी पे पड़ गया, जो नवंबर 2021 में हमारी जीडीपी कम हो गई। उसके साथ साथ काफी सारी बाकी चीजें भी थी, जैसे कि रशिया से हमें इन्फेक्टेड लोग मिल गए, फिर यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से और ज्यादा रिकवरी डिले हो गई।
फिर कोरोना में क्या हुआ कि जो भी हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स थी या बाकी जो चीज़ें थी वो सारी अफेक्ट हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से लोगों की मौतें हो रही थी, फिर जिसकी वजह से इकोनॉमी पे एक नकारात्मक यहाँ पे प्रभाव इस पे पड़ा था। फिर यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़नल एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, इसको नहीं देखेंगे, ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में। यहाँ से देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंज में। स्ट्रक्चरल चेंज आपको पता है, मैंने बोला था कि स्ट्रक्चरल चेंज, फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या-क्या होते हैं, फिर देखा कि प्राइमरी सेक्टर का कैसे कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। सबसे पहले आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे उसका डिटेल में दे रखा है। फिर आगे बोल रखा है कि जैसे-जैसे पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया कि सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ गया। कितना हो गया वो 60.9% यहाँ पे हो गया। तो उसके साथ-साथ क्या हुआ, इस सर्विस सेक्टर को कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अफ़ेक्ट करती है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर है उसे अफ़ेक्ट करती है। तो फिर हमने क्वेश्चंस भी देखे नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि आवाज़ कम है या ज़्यादा है या कुछ भी चेंजेस आपको लगते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।